हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ लर्निंग एंड टीचिंग का है, जो कि कल का जो पार्ट हम लोगों ने लर्निंग एंड टीचिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल किया था वो हो गया। आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। कल मैं आप लोग को 20 क्वेश्चंस लर्निंग एंड टीचिंग से दी थी। लर्निंग से जो था 14 क्वेश्चन एंड टीचिंग से 14 क्वेश्चन एंड लर्निंग से जो 6 क्वेश्चन थे। टोटल 20 क्वेश्चन कल आपको मिला था। आज भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल आप 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 40 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चंस में ही एग्जाम में आने की चांसेस है। तो ये 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं, एनी हाउ आपको करने हैं। ये 40 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपका एग्जाम जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात कि अभी बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं, कुछ जगहों पे हो रहे हैं। तो जो लोगों को नोट्स का प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी तक नोट्स नहीं बनाया गया था क्योंकि सडन एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए। ये पर्टिकुलर किसी स्टेट के यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये हर जगह के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको करना ये होगा कि उस पर मैसेज कीजिए एंड देन अपना सिलेबस सेंड कीजिए। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको नोट्स मिलेगा। आपके सिलेबस में जो जो चैप्टर्स है और जो जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है नोट्स मिलेंगे। तो हिंदी या इंग्लिश आपको दोनों में से किसी में भी चाहिए, आप वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने टीचिंग तो पूरा ही खत्म कर दिया था, लर्निंग का भी 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया। आज देखिए, अब लर्निंग में हम लोग ई लर्निंग देखेंगे कि ई लर्निंग क्या होता है। ये जरूर कीजिएगा। आज अभी तो सब कुछ जो है ई लर्निंग पे ही चल रहा है। ई लर्निंग का संप्रत्यय स्पष्ट करें। संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट आपको बताना है, बस वही है। ई लर्निंग किसे कहते हैं आ जाए, या व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग आ जाए, या फिर लर्निंग से आप क्या समझते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। डेफिनेशन ही आपको लिखना है इसका। फिर उसके बाद है ई लर्निंग के विशेषताओं को बताइए। तो विशेषताओं दैट मीन्स कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। यहाँ पे 2 हो गए क्वेश्चन इसमें। ई लर्निंग के आपके विशेषताओं को बताना है, ई लर्निंग की डेफिनेशन लिखना है, और थर्ड क्वेश्चन इसमें है कि मूल तत्वों को लिखे। मूल तत्व का मतलब होता है कोर एलिमेंट्स। इसमें जो मेन एलिमेंट है, जिन चीजों से ई लर्निंग जो है बनती है, जिन चीजों से ई लर्निंग काम करता है, वो आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इसमें है 3 क्वेश्चन इस 8 नंबर में। हो सकता है ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आएगा, तो इसी तरह से तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा। अगर ये शॉर्ट में आता है तो इसमें तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आए। दूसरा देखिए 9 नंबर, ई लर्निंग के विभिन्न उपागमों का वर्णन करें। उपागम का मतलब होता है अप्रोचेस। उपागम लिखते हिंदी में। अगर उपागम जैसे कि हिंदी में आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार आप इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। इंग्लिश में जो अप्रोच रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रोच लिखना है। तो ई लर्निंग के अप्रोचेस को लिखना है इसमें। एंड थ्रो लाइट ऑन वेरियस स्टाइल्स, यूटिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ ई लर्निंग। यहाँ पे ई लर्निंग के आपको जो स्टाइल होते हैं, जो शैली होती है, जो यूटिलिटी मतलब यूज जो होता है ई लर्निंग का, कहाँ कहाँ यूज है, और उसके बाद इसके लिमिटेशन मतलब इसकी सीमाएं, कहाँ ये इसका जो है लिमिट है, वो आपको बताना है। तो ई लर्निंग के उपागम मतलब अप्रोचेस का वर्णन करना है, फिर उसके बाद इसे स्टाइल्स के और इसके यूटिलिटी के, एक लिमिटेशन के, ये इसमें बताना है 9 नंबर में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो 2-3 क्वेश्चन मिक्सअप है। 10 नंबर में आइए। 10 नंबर में है हम लोगों का कंस्ट्रक्टिविज्म है, निर्मितवाद। कंस्ट्रक्टिविज्म से आप क्या समझते हैं, ये आएगा। निर्मितवाद से आप क्या समझते हैं। इसका संप्रत्यय स्पष्ट करते हुए नियोजन और विकास के लिए अधिगम अनुभवों का वर्णन करें। देखिए, जब हम अधिगम का डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें हम लोग को बिहेवियरिज्म मिलता है, कंस्ट्रक्टिविज्म मिलता है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है वो आपको जानना चाहिए। तो वही आपको इसमें जो है इसका डेफिनेशन बताना है। बहुत सारे फिलोसफर्स ने इसके बारे में डेफिनेशन दिए हैं। एंड साथ में जो है आपको व्हाइल एक्सप्लेनिंग इट्स कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू इसके क्या क्या जो है नियोजन होते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो प्लानिंग क्या होता है, वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। इसमें या अथवा में इस तरह से दे देगा कि निर्मितवाद के सिद्धांत का वर्णन करें। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। थ्योरी बहुत सारे कंस्ट्रक्टिविज्म के हैं, वो आपको या तो वर्णन करना पड़ेगा, तो पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। 11 नंबर देखिए, ये फिर है आपका
निर्मितवादी और पारस्परिक कक्षाओं में अंतर बताएं, मतलब कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, इन दोनों में क्या है, निर्मितवादी और पारंपरिक कक्षाओं में अंतर क्या होता है वो आपको बताना है। निर्मितवादी की विशेषताओं के लाभ तथा आलोचना का वर्णन करें, मतलब कि कंस्ट्रक्टिविज्म के जो है वो आपको बोल सकते हैं कि इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक करना है, यूजेस बताना है और इसको क्रिटिसिज्म भी करना है, इसकी आलोचना भी करनी है। तो ये 11 नंबर हो गया। 12 नंबर में है अधिगम क्या है, अधिगम की विभिन्न लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बात करना है, लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बताना है। तो 12 नंबर ये क्वेश्चन है। अब आइए यूनिट 4 में देख लेते हैं। देखिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आप लोगों में ना हो, लेकिन अगर है तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा। वैसे मोस्ट ऑफ में रहता ही है, एक ही दो यूनिवर्सिटी में अभी तक हमें देखने को मिला है कि नहीं था, लेकिन ये मूल्यांकन रहता ही है। ओके, इसमें है इवेल्युएशन एंड टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। देखिए पहले हम लोगों ने टीचिंग का डेफिनेशन समझ लिया, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक को समझ लिया, टीचिंग के जो है वो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, आइडल टीचिंग, ये सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया, उसके एलिमेंट्स को समझ लिया, उसके अप्रोचेस को समझ लिया, मेथड को समझ लिया। अब हम लोग लर्निंग को भी समझ लिए, लर्निंग का डेफिनेशन हो गया, लर्निंग प्रोसेस हो गया, लर्निंग स्टाइल्स हो गए, सब कुछ ये हो गया। अब हम आते हैं, जब हम ये दोनों काम कर लेते हैं साथ में, तो फिर हमें क्या करना होता है, बच्चों को इवेल्युएट करना पड़ता है कि जो हमने टीचिंग का काम किया, जो लर्निंग का प्रोसेस हुआ, क्या उसके थ्रू बच्चों को समझ में आया। तो वो हम लोग को इवेल्युएट करना पड़ता है। वो इवेल्युएशन कैसे होता है, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो आपको बताना है। तो वही है, टीचिंग एंड लर्निंग के काम के बाद, प्रोसेस के बाद हमें बच्चों के बारे में जानना, बच्चों को एनालाइज करना, उनको इवेल्युएट करना ही मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन से क्या समझते हैं ये आपको बताना है। मापन और मूल्यांकन में पाए जाने वाले संबंध, आपको मापन और मेजरमेंट एंड मूल्यांकन, इवेल्युएशन में जो रिलेशनशिप है और जो डिफरेंशिएशन है, वो दोनों को बताना है। ठीक है, अथवा में आ जाएगा मापन का अर्थ बताइए और मापन और मूल्यांकन के संबंध और अंतर को। यहाँ पे मूल्यांकन का डेफिनेशन लिखना है तो यहाँ पे मापन का लिखना है, और फिर उसके बाद उनका रिलेशनशिप एंड डिफरेंशिएशन दोनों बताना है। फिर उसके बाद समापन का क्या अर्थ है, मापन और मूल्यांकन में कौन कौन से संबंध तथा अंतर है, समापन का यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है। फिर सेकंड नंबर में आइए, मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता तथा महत्व, मतलब कि ये क्यों जरूरी है, इसकी जरूरत क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो लिखना है। फिर है क्वेश्चन अथवा में है, मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए इसकी आवश्यकता तथा, मतलब मूल्यांकन को पहले डेफिनेशन लिखना है आपको, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जरूरत, इसकी क्यों जरूरत है, उसके बारे में लिखना है। थर्ड नंबर है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के कौन कौन से लक्ष्य है। प्राथमिक स्तर पे जब हम मूल्यांकन करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका मोटिव क्या होता है, वो आपको वर्णन करना है। फिर है प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के लक्ष्यों तथा विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। तो अगेन ये प्राइमरी से ही है, प्राइमरी स्टेज पे हम लोग जो इवेल्युएशन करते हैं, जो मोटिव रहता है हमारा स्टूडेंट्स को करने का, क्यों रहता है, किस लिए रहता है। फिर प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के क्या लक्ष्य है, वर्णन कीजिए, वही है लक्ष्य, आपको मोटिव बताना है। विद्यार्थी की प्रगति के मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है, मतलब हम जो काम कर रहे हैं बस इसलिए कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोग्रेस करें, उनमें इंप्रूवमेंट हो, तो उसके क्या उद्देश्य हैं ये आपको लिखना है। फोर्थ नंबर में है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य तथा कार्य की विवेचना कीजिए। मतलब अगेन मोटिव लिखना है मूल्यांकन का, और उसका जो कार्य है, क्या करता है मूल्यांकन, वो लिखना है। यहाँ पे फिर है अथवा में मूल्यांकन का अर्थ बताना है, उद्देश्य लिखना है, क्षेत्र लिखना है, आवश्यकता लिखना, मतलब ये पूरा लंबा क्वेश्चन है, महत्व लिखना है। 1 2 3 4 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में आपका एक है, मतलब ये 5 क्वेश्चन का मिक्सअप है। फिर है मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र तथा आवश्यकता में महत्व को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे इसके जो उद्देश्य है मूल्यांकन के, जो इसका कार्य क्षेत्र है, जो आवश्यकता है और जो इंपॉर्टेंस है, उसको स्पष्ट करना है। फिफ्थ नंबर है, मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, मूल्यांकन के प्रमुख कार्य का उल्लेख करें। ये मूल्यांकन का ही डेफिनेशन है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, फिर इसके कार्य लिखने हैं। अथवा में है, मूल्यांकन का अर्थ बताते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं एवं कार्य को विस्तार पूर्वक बताएं। अगेन कैरेक्टरिस्टिक है और फिर इसके कार्य हैं। तो मतलब कि आपको मूल्यांकन का डेफिनेशन करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक करने, उसके कार्य करने, इंपॉर्टेंस करना है, ये सारी चीजें, उसका मोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ये करना है मूल्यांकन का।
फिर है मूल्यांकन से आपका क्या तात्पर्य है, अगेन डेफिनेशन है, तात्पर्य पूछते हैं, क्या समझते हैं पूछते हैं, सब सेम है। मूल्यांकन की उपयोगिता एवं कार्य का को बताएं कि मतलब मूल्यांकन का यूज क्या है, यूटिलिटी क्या है और इसके काम क्या है, वो आपको बताना है। फिर है आदर्श मूल्यांकन एक अच्छी मूल्यांकन व्यवस्था की मुख्य विशेषता, मतलब एक मूल्यांकन ही नहीं चाहिए आपको, एक आदर्श मूल्यांकन, एक्चुअली एक आइडियल इवेल्युएशन क्या होता है वो बताना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताना है। फिर है एक आदर्श मूल्यांकन या अच्छे मूल्यांकन में कौन कौन से विशेषताएं होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होने चाहिए। 7 नंबर है निबंधात्मक परीक्षाओं के लाभों तथा दोषों या कमियों का वर्णन करते हुए निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझावों पर प्रकाश डालिए। देखिए इवेल्युएशन का मतलब ही ये होता है कि हम बच्चों को इवेल्युएट करें कि वो कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे हैं। साथ में ये हम करते कैसे हैं, हम इवेल्युएशन कैसे करते हैं, या तो हम क्लास टेस्ट ले लेंगे, यूनिट टेस्ट होगा, या फिर हम फॉर्मेटिव लेंगे, समेटिव लेंगे, या फिर हम लोग जो है एनुअल एग्जामिनेशन, किसी भी तरीके से इस तरह से हम बच्चों को इवेल्युएट करते हैं। लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे एग्जामिनेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, समेटिव प्रोसेस ले रहे हैं कि हाँ हमें ठीक है एग्जाम लेना है, ये इसमें हम लोग जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रखते हैं, जो क्वेश्चन रखते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव रखेंगे या डिस्क्रिप्टिव रखेंगे। तो ये जो हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रखते हैं, इसमें क्या इसके क्या बेनिफिट है वो आपको बताना है, और इसमें क्या कमी है वो बताना है, और जो कमी है उसको कैसे सुधारा जा सकता है वो बताना है। मतलब एग्जाम प्रोसेस को लेकर के ये क्वेश्चन है। फिर निबंधात्मक परीक्षा से लघुत्तरात्मक परीक्षा किस प्रकार भिन्न है, मतलब डिस्क्रिप्टिव में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से ये जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किस तरह से अलग है वो आपको बताना है। फिर अथवा में भी वही है, आपका परीक्षाओं के गुणों तथा दोषों की विवेचना कीजिए, गुण दोष बताना है, फिर कैसे सुधार आ सकता है वो बताना है, क्वेश्चन सेम है। 8 नंबर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण क्या होते हैं। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव को टाइप्स बता रही थी, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन जो होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव वहां हो गया, तो अब यहाँ पे आपको बताने कि ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं, उससे कैसे आप पता करेंगे और किस तरह के होते हैं वो आपको बताना है, और आप विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो विभिन्न कैसे होता है, हाउ वुड यू प्रिपेयर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। तो ये क्या होता है, मतलब कि जैसे ऑब्जेक्टिव में कैसे कैसे आते हैं, एमसीक्यूज आ जाएंगे, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है वो भी ऑब्जेक्टिव में आता है, फिर उसके बाद से आपके ट्रू फॉल्स आएंगे वो भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, मैचिंग आता है वो भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ये 4-5 प्रकार के जो हैं वो वेराइटीज होती है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट के एग्जामिनेशन के, उसको आपको डील कर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से लॉन्ग में लिख सकते हो। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से आपका क्या अभिप्राय है, यही है, इसके दोष और कमियों को बताइए, मतलब इसमें क्या कमी है और क्या इसमें जो है इसकी अच्छाई है वो आपको बताना है। अथवा में है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं किसे कहते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। मतलब ये वस्तुनिष्ठ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कितने अच्छे हो सकते हैं कितने बुरे हो सकते हैं, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, आपको दोनों करना है। अब आइए 9 नंबर, इसमें जरूर डिफ्रेंसिएशन करने के लिए देता है, ऑब्जेक्टिव और निबंधात्मक जो है ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट जो होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है, तुलना पर मतलब दोनों को कंपेयर करना है और उसमें नोट लिखना है। ठीक है, फिर है वही क्वेश्चन है, तुलना कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आता है कि हम एग्जामिनेशन को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, हाउ वी कैन क्लासिफाई द एग्जामिनेशन, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ओरल एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम लोग ओरल एग्जामिनेशन जो वाइवा लेते हैं क्लास में एग्जाम में जो होता है उसके मेरिट और डिमेरिट को बताना है, और पहले ये बताना है कि एग्जामिनेशन जो है कितने तरह के होते हैं, उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। 11 नंबर है निरीक्षण विधि के अर्थ प्रकार तथा पद तथा गुणों एवं अवगुणों का वर्णन कीजिए। इसमें एक्सप्लेन अबाउट द मीनिंग, टाइप्स, स्टेप्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है उसके बारे में बताना है। 12th नंबर है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन कितने टाइप्स का होता है वो बताना है आपको, कितने टाइप से हम लोग बच्चों का इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर डिस्क्राइब द फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो आपने देख ही लिया कितने मूल्यांकन कितने तरह के होते हैं, तो यहीं पे दिया हुआ है फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक, एंड और भी 2-3 तरह के होते हैं, तो सबका आपको वर्णन कर रहा है और यहाँ पे जो है इन लोगों के बारे में बताना है।
13 है ग्रेड प्रणाली क्या है, ग्रेडिंग प्रणालियों के प्रकारों का वर्णन करें। तो ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में हमें लिखना है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग। यहाँ 14th है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, सीसीई के बारे में बताना है, जो कि हम जानते हैं सीबीएसई में सीसीई जो है निकला हुआ था, अभी ये बंद हो चुका है। इसके बारे में बताना है कि एक्चुअली में ये क्या था, सीसीई जो था वो किस पैटर्न पे क्या था ये, तो इसके बारे में आपको बताना है सीसीई के बारे में। कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, निरंतर व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, उसको वर्णन करना है, इसके मेरिट डिमेरिट को लिख देना है। जब इस तरह से क्या अर्थ है लिख दे और उसके बाद लिख देना कि वर्णन करना है, तो मेरिट डिमेरिट्स को लिख दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हैं आप, वो मतलब आपके लिए वो क्वेश्चन जो है ओपन हो जाता है, आप उसमें अगर विशेषता आती है तो विशेषता लिख दीजिए, मेरिट लिखिए, डिमेरिट लिखिए, आपके अकॉर्डिंग जो व्यूज पॉइंट है वो लिखिए, लेकिन उसको लिख दीजिए क्योंकि लॉन्ग में आएगा भी क्वेश्चन, तो ये लॉन्ग में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए खत्म। आज हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग का भी खत्म कर लिए हैं। अब हमारे पास जो है 45 क्वेश्चन जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है। और इससे लर्निंग एंड टीचिंग से जो है आपके 40 क्वेश्चंस हो गए, जो कि आपको करना है। 40 क्वेश्चन कर लेंगे, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स जो है गेन करेंगे एग्जामिनेशन में। सडन एग्जाम है, हर कोई पैनिक हो रहा है, हर कोई घबरा रहा है कि कैसे होगा, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा काम डाउन होइए और उसके बाद अपना प्रिपरेशन में लग जाइए, ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प के लिए हैं। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। टिल देन हैव अ नाइस डे।